नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय के संबंध में। विशेष रूप से उनके राजनीतिक विचारों पर आज हम चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ। इनके परमपिता में कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च पद पर आसीन थे और उन्हीं की सेवाओं से प्रभावित होकर नवाब ने उन्हें राय राय की सम्मानार्थ उपाधि से विभूषित किया था। बाद में इस राय राय का संक्षिप्त रूप राय इस परिवार के साथ जुड़ गया। मोहन रॉय का परिवार धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त था। उनके पिता भी परंपरावादी थे, पर राजा राम मोहन रॉय में वैष्णव भक्ति के वो धार्मिक संस्कार नहीं पड़े जो एक परिवार आशा करता है कि उनके बालकों में होंगे। स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति के प्रबल समर्थक राजा राम मोहन रॉय अपने विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति देते रहे थे। राजा राम मोहन रॉय बाल्यकाल से ही प्रतिभा के धनी थे और इसीलिए उनके लिए शिक्षा का श्रेष्ठ प्रबंध उनके पिता के द्वारा किया गया। इसलिए 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी भाषा पर भी 40 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते अधिकार प्राप्त कर लिया था। ईसाई साहित्य के अध्ययन के लिए उन्होंने हिब्रू, लैटिन और यूनानी भाषा को भी सीखना प्रारंभ किया। संस्कृत भाषा के राम मोहन रॉय प्रकांड पंडित थे एवं अरबी और फारसी के ज्ञान के कारण उन्हें मौलवी की उपाधि भी प्रदान की गई थी। सन 1804 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में लिपिक के पद पर कार्य करना प्रारंभ किया, पर वो प्रतिभा के धनी थे इसलिए उन्होंने रंगपुर की कलेक्ट्री में दीवान का पद भी प्राप्त कर लिया था, किंतु सेवा में रहना उनका उद्देश्य नहीं था। इसलिए 1814 में उन्होंने नौकरी छोड़कर धार्मिक उत्थान और सत्य शोधन के उद्देश्य से कलकत्ता में रहना प्रारंभ किया। यहाँ उनकी भी H.H. विल्सन, मैकॉले, सर विलियम जोन्स, सर हाइड ईस्ट और एडम जैसे अंग्रेजी विद्वानों से हुई। 1815 में उन्होंने ब्रह्मसूत्र का बंगला में अनुवाद प्रकाशित किया और 1816 में केन और ईशो उपनिषद का बंगला और अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस प्रकार 1818 तक उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों के संबंध में अपनी व्याख्या प्रकाशित की। बंगला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार नामक 2 पत्र भी निकाले, जिनमें साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। राम मोहन रॉय ने 1815 में धर्म और दर्शन के विद्वानों की एक प्रकार की विचार गोष्ठी के रूप में आत्मीय सभा की स्थापना की और 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो उनके जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। 15 नवंबर 1830 को समुद्री मार्ग से राजा राम मोहन रॉय ने इंग्लैंड को प्रस्थान किया। यहाँ पे इनका परिचय अंग्रेज दार्शनिक और विधि सुधारक जेरेमी बेंथम के साथ में हुआ और उनके साथ इनकी घनिष्ठ मैत्री हुई। ब्रिटिश सम्राट ने भी उनका सम्मान किया। उनके इंग्लैंड आवास काल के समय ही प्रथम सुधार अधिनियम 1832 पारित हुआ था, जिसका राम मोहन रॉय ने स्वागत किया और कहा था कि यह उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार पर स्वतंत्रता, न्याय और सम्यकता की विजय है। इंग्लैंड से वो फ्रांस गए, जहां वो अस्वस्थ हुए, बीमार पड़ गए, जिससे वे पुनः इंग्लैंड लौट आए और 20 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में ही उनका स्वर्गवास हो गया। राम मोहन रॉय एक ऐसे विचारक रहे हैं जिनके विचारों और कार्यों ने भारतीय सामाजिक जीवन को एक नई दिशा प्रदान की है। राजा राम मोहन रॉय का कार्यक्षेत्र वैसे तो मुख्यतः धार्मिक और सामाजिक जीवन था, किंतु उन्होंने राजनीतिक संदर्भों से भी कभी अपने आप को पृथक नहीं किया। उन्हें देश विदेश की, विशेष रूप से भारत और इंग्लैंड की राजनीति में गहरी रुचि और गहरा ज्ञान था। राजनीतिक जागरण की दिशा में चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कार्य न किया हो, परंतु धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक बना दिया था। मोहन रॉय ने अपने देश की राजनीति के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया, विभिन्न समस्याओं के संबंध में अपने बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों और समस्या के निदान शासन के सम्मुख रखे। चाहे उनके सुझावों को शासन ने स्वीकार न किया हो, परंतु
महत्व इस बात का भी था कि एक भारतीय ने प्रशासकीय दोषों के प्रति अपनी और भारतीय जनता की चिंता को शासकों के समक्ष रखा। हम बिंदुवार राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों पर बात करेंगे। राजा राम मोहन रॉय का व्यक्ति की स्वतंत्रता में गहरा विश्वास था। उन्होंने लॉ ग्रोशियस टॉमस पेन की तरह ही प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता तथा सामूहिक मानव कल्याण में भी उनकी गहरी आस्था थी। अतः अधिकारों और स्वतंत्रता की व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक होते हुए भी उन्होंने आग्रह किया कि राज्य को समाज सुधार तथा शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए। सरकार इस संबंध में उनके विचार उदारवादी थे कि राज्य को निर्बल और असहाय व्यक्तियों की रक्षा भी करनी चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं में सुधार के लिए प्रयत्न करे। जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई उस समय इनकी वर्ष 17 वर्ष थी और इस क्रांति के मूल्यों का भी प्रभाव राजा राम मोहन रॉय पर पड़ना स्वाभाविक था। वे स्वतंत्रता के आदर्श से अत्यधिक प्रभावित थे। प्रत्येक स्थिति में और प्रत्येक मूल्य पर व्यक्ति की गरिमा के रक्षा के भी पोषक थे और स्वतंत्रता, अधिकार, अवसर और न्याय में विश्वास करते थे। वे चाहते थे कि राज्य इस प्रकार कार्य करे कि व्यक्ति को ये सभी चीज़ें सुलभ हो सकें। उनके चिंतन में व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के पूरक हैं, विरुद्ध नहीं। इस प्रकार उनके ये विचार आदर्शवादिता और व्यवहारिकता से प्रेरित थे कि वे राष्ट्रीय मुक्ति के लिए भी चिंतित थे। न केवल भारत वरन विश्व के सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता के प्रति उनकी सहानुभूति थी। अपने देश से गहरा प्रेम था। बौद्धिक और सामाजिक मुक्ति के वे समर्थक थे और राजनीतिक स्वतंत्रता में भी उनका विश्वास था। लेकिन इसके साथ ही यह भी तथ्य है कि एक प्रबुद्ध राष्ट्र द्वारा शासित होने तथा उनके संपर्क में आने से होने वाले लाभ उनके मनमानस पर छाए हुए थे। भारतीय और ब्रिटेन के आपसी संबंधों के विषय में उनकी विचारधारा कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों की उदारवादियों से भी अधिक उदारवादी थी। चिंतन और कार्यों के माध्यम से उन्होंने बौद्धिक जागृति को जन्म दिया, मन और मस्तिष्क में व्यक्तियों की उदारता उत्पन्न की, धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण को जन्म दिया। यह मार्ग भविष्य में निश्चित रूप से स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला था। इसकी स्वतंत्रता पर बात करें तो राजा राम मोहन रॉय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में से थे और मिल्टन की भांति उनका भी विचार था कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। 1923 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिए, तब राम मोहन रॉय ने द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद्र घोष, गौरीशंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर और चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजी। जब याचिका अस्वीकृत कर दी गई तो सपरिषद सम्राट के पास अपील की गई। जब वहाँ से भी ये अस्वीकृत हो गई, उन्होंने अपने फारसी भाषा के पत्र मिरात का प्रकाशन भी स्थगित कर दिया। राजा राम मोहन रॉय ने इस प्रकार अपना विरोध व्यक्त किया, जो प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उनकी निष्ठा का भी प्रतीक था। मोहन रॉय का मानना था कि समाचार पत्र का उद्देश्य जनता और शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना होता है। जनता और सरकार दोनों को उचित शिक्षा प्रदान करना समाचार पत्र का ध्येय होना चाहिए। समाचार पत्र पिछड़े हुए समाज को नई रोशनी देने, अज्ञानी शासन को उसके कार्यों के प्रति सचेत करने का कार्य करते हैं। का मानना था कि अच्छा शासन या अच्छा राज्य भी वही है जो अपने नागरिकों की शिकायतों को अभिव्यक्त करने का उचित अवसर भी प्रदान करे। साथ ही राजा राम मोहन रॉय भी पत्रकार थे। उन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगला पत्रिका और मिरात उल अखबार नाम की फारसी पत्रिका प्रारंभ की थी। उन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन नाम की पत्रिका भी प्रारंभ की थी। विद्यार्थी इन सभी पत्रिकाओं के नाम ध्यान में रखें। परीक्षा में आपसे इस पर सवाल पूछ लिए जाते हैं। राम मोहन रॉय ने न्यायिक व्यवस्था पर भी अपने विचार व्यक्त किए और न्यायिक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। राजा राम मोहन रॉय न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और इस प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव के विरोधी थे। 1827 में जूरी अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें जूरी के प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव करते हुए व्यवस्था की गई थी कि जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाए तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकेंगे।
इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका तैयार की थी, जिसमें राजा राम मोहन राय की विशेष भूमिका थी। राय ने ब्रिटेन के लोक सदन की प्रवर समिति के सम्मुख भी उस समय उपस्थित हुए, जबकि 1833 के अधिकार पत्र अधिनियम पर विवाद हो रहा था। इस साक्ष्य में उन्होंने इस बात के लिए आग्रह किया कि भारत में सेवा करने वाले मजिस्ट्रेटों के न्यायिक और प्रशासकीय कार्यों को पृथक कर दिया जाए। के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य भारत की राजस्व और न्यायिक प्रणालियों की एक व्याख्या शीर्षक से प्रकाशित भी करवाया गया। इसके अतिरिक्त भी न्यायिक व्यवस्था से संबंधित उन्होंने बहुत समस्याओं और सुझावों बताए हैं, जैसे देश के न्यायालयों पर यूरोपीय लोगों का क्षेत्राधिकार, जूरी प्रथा को बनाए रखने और अपनाने, न्यायिक और प्रशासनिक पदों के पृथक्करण, विधि के संहिताकरण और विधि निर्माण में जनता के परामर्श आदि की व्यवस्था। के अतिरिक्त उन्होंने इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया कि न्याय अधिकारियों और जनता के बीच संचार की कोई ऐसी भाषा नहीं थी जिसे दोनों बोल और समझ सकें। इसके अतिरिक्त न्यायालयों की कार्रवाई की रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए सार्वजनिक समाचार पत्रों का भी अभाव था। इन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय आपराधिक विधि संहिता तैयार की जाए, इस पर बात की। व्यवस्था के संबंध में उनकी सुझाव निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। राजा राम मोहन राय ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों की भी सिफारिश की थी, जैसे लोक सेना की स्थापना, देशवासियों को अधिक नौकरियां और ऊंचे पद देना, रैयत की दशा में सुधार तथा उनकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण, स्थायी भूमि प्रबंध। राजा राम मोहन राय सेवाओं में कम उम्र के व्यक्तियों की नियुक्ति के विरुद्ध थे, इसलिए उनका सुझाव था कि प्रसंविताबद्ध सेवाओं के में नियुक्ति के लिए न्यूनतम 22 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। राजनीति, कानून और समाज सुधार के आपसी संबंध पर उनका विचार था कि समाज सुधार के लिए राजनीति और कानूनों के माध्यम से भी प्रयत्न किए जाने चाहिए, और उन्हीं के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस समय सती प्रथा निषेध कानून बना था। स्त्री पुरुष की समानता और नारी उद्धार के भी समर्थक थे। तत्कालीन भारत की परिस्थितियों में महिला वर्ग की स्थिति में सुधार की विशेष आवश्यकता वे अनुभव करते थे। साथ ही राजा राम मोहन राय धर्मनिरपेक्ष राजनीति के भी समर्थक थे। बिंदु जिस पर वे बल देते थे वे था विश्व बंधुत्व और मानवतावाद। राजा राम मोहन राय मानवतावादी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक और विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उनकी शाखाएं मानते थे। ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें दो राष्ट्रों के बीच मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राजा राम मोहन राय का अंतर्राष्ट्रीयतावाद बहुत ही ऊंचे स्तर का था, जो संपूर्ण मानव जाति की एकता में विश्वास करते थे। इस प्रकार आज की अपनी इस वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय, उनकी विभिन्न रचनाओं, उनके द्वारा स्थापित आत्मीय सभा ब्रह्म समाज आदि पर बात की। साथ ही उनके राजनीतिक विचारों पर हमने विशेष रूप से बात की। आगे आने वाले वीडियो में हम राजा राम मोहन राय से संबंधित अन्य सिद्धांतों या उनके अन्य विचारों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।